प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं क्लास का अतीत से वर्तमान के चैप्टर 1 कब, कहाँ और कैसे के पूरे सब प्रश्न को हल करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जैसे इसमें वीवीआई खोज में है, अमेरिका की खोज किसने किया? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने 1492 ईस्वी को किया। यानी कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का भी था। दूसरा है, भारत की खोज किसने किया? तो भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया। यह कहाँ का था? यह पुर्तगाल के था। उसके बाद अगला हेडिंग में है, बंगाल से बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया? तो 1912 ईस्वी में। यानी बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को कब अलग किया गया? तो 1912 ईस्वी में। उसके बाद अगला है, उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया? तो ये किया गया 1936 में। उसके बाद बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया? 14 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग किया गया। इसके बाद इसमें प्रश्नावली का सवाल है अभ्यास का, आइए फिर से याद करें। 1 नंबर में है, रिक्त स्थानों को भरिए। क नंबर, पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य को अधिकार से अधिक मुनाफा कमाना था। यानी यहाँ पर मुनाफा भराएगा। उसके बाद ख नंबर में है, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। उसके ग नंबर में है, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को औद्योगिक कहते हैं, क्रांति कहते हैं। उसके बाद घ नंबर में है, अभिलेखगारों में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित रखा जाता है। उसके बाद अंग नंबर में है, समय के साथ देश और राज्य की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहता है। इसमें भौगोलिक भराएगा। उसके बाद 2 नंबर में है, सही और गलत बताइए। क नंबर में, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। एकदम सही है। इसके बाद ख नंबर में है, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था? नहीं, गलत है। उसके बाद ग नंबर में, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। ये क्या है? गलत है। उसके बाद घ नंबर में है, ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये बात एकदम सही है। इसका अंग नंबर में है, आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी आज़ादी के बाद भी वहीं रह गई है। नहीं, ये गलत है, वहाँ बढ़ रहा है। उसके बाद अगला हेडिंग है, आइए विचार करें। 1 नंबर में है, मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में आप क्या फर्क है? उदाहरण सहित लिखिए। चलिए उत्तर देखते हैं। मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में बहुत फर्क है। मध्यकाल में क्योंकि छापे खाने का विकास नहीं हुआ था, इसलिए हमें पांडुलिपियों का सहारा लेना पड़ता था। इसके अलावा मध्यकाल में राजाओं के मोहर, शिलालेखों, मंदिरों के निर्माण शैली आदि के आधार पर इतिहास का अध्ययन किया जाता था, जबकि आधुनिक काल के स्रोत अत्यधिक स्पष्ट और सटीक है। छापे खाने का विकास और कैमरा के प्रयोग से हम वर्तमान काल के ऐतिहासिक स्रोत हैं। अभिलेखगार, पुस्तकालय, कवियों और उपन्यासों की रचनाएं, पुस्तकें, समाचार पत्र आदि। इसके बाद 2 नंबर में है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार कालखंडों में बांटा? उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर देखिए। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर बांटा है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। यह विभाजन बिल्कुल ही गलत है।
क्योंकि जिस काल में हिंदू शासक होंगे उस काल में भी मुसलमान बसते थे, और जब मुसलमान शासक हुए उस समय भी हिंदू शासक हुए। इन दोनों को हम अलग अलग कालखंडों में नहीं पढ़ सकते। ऐतिहासिक परिवर्तन में केवल धर्म महत्वपूर्ण नहीं होता, सामाजिक परिवर्तन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, शिक्षा, ये सभी जब धीरे धीरे एक नया रूप लेते हैं तब हम उसे काल परिवर्तन कहते हैं। जेम्स मिल्स ने भारतीयों को हिंदू और मुसलमान काल में बांटा, जबकि अपने लिए अंग्रेजों के लिए ईसाई शब्द का प्रयोग न कर ब्रिटिश शब्द का प्रयोग किया। वे लोग इस भावना से ग्रसित थे कि ऐतिहासिक देश के लोग पिछड़े और अब असभ्य हैं, और अंग्रेजों ने ही भारतीय इतिहास को श्रेष्ठ और सभ्य बनाया है। हम भारतीय इतिहास के इस प्रकार के विभाजन से बिल्कुल ही सहमत नहीं हैं। उसके बाद 3 नंबर में है, सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहां सुरक्षित रख सकते हैं। तो उत्तर, सरकारी दस्तावेजों को हम अभिलेखगारों में सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सभी के लिए अपने अपने रिकॉर्ड रूप होते हैं। संग्रहालय में भी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद 4 नंबर में है, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए हैं। तो उत्तर, यूरोप में अनेक ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिसने समाज में रूढ़िवादी प्रवृत्तियों को छोड़कर नया सोच, नई दृष्टिकोण अपनाने पर विवश किया, जिनके फलस्वरूप मध्यकालीन विचारों धारा की समाप्ति हुई और आधुनिक काल के निर्माण की आधारशिला रखी गई। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार है। ए नंबर, पुनर्जागरण का प्रारंभ सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसने लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रसार हुआ। व्यापार संबंधों के कारण इस दृष्टिकोण का प्रसार दुनिया के अन्य देशों में हुआ। इसके बाद बी नंबर में है, खोज यात्राएं। यूरोप में 15वीं शताब्दी में खोज यात्राओं का दौर चला। नाविकों और नौचालकों ने समुद्री मार्ग से अन्य देशों तक पहुंचने का प्रयास शुरू किया। इस क्रम में 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। अब यूरोप का इन देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हो गया। सी नंबर में है, पूंजीवादी एवं औद्योगिक क्रांति। 15वीं शताब्दी में यूरोप में एक नया वर्ग सामने आया, क्योंकि अब यूरोप का व्यापार पूरे विश्व से होने लगा। ऐसी स्थिति में व्यापारी अधिक धनकमाश कर पूंजीपति बन गए। समाज 2 वर्गों में बंट गया, पूंजीपति एवं श्रमिक। इस समय में यूरोप में अनेक कारखाने की भी स्थापना हुई, जिससे कम समय में अधिक उत्पादन होता था। मशीनीकरण की इस प्रक्रिया ने समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया। उसके बाद डी नंबर में है, उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। तो अब यूरोप में वस्तुओं का उत्पादन अधिक होने लगा। इसे बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता पर काबू पाकर दोहरा मुनाफा कमाना चाहते हैं। 18वीं शताब्दी तक यूरोपियों ने एशियाई, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश देशों पर अपना नियंत्रण कर लिया। इसे ही उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद कहते हैं। इसके बाद ई नंबर में है, अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। तो अमेरिका एवं फ्रांस भी यूरोप के नियंत्रण में थे, परंतु 18वीं सदी के अंतिम दशक में अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति हुई। यहाँ के लोगों ने यूरोप के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। लोग एकजुट होकर अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद किए और अपने देश में गणतंत्र प्रणाली की स्थापना की।
अब स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद जैसे आदर्श स्थापित हुए। धीरे धीरे इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों में भी दिखने लगा। अतः हम कह सकते हैं कि यूरोप में आए परिवर्तन ने आधुनिक काल के निर्माण में सहायता की। बस इतना ही सा इस चैप्टर में क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए। अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।